नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रास कला मंच की प्रस्तुति 12वें चलो थिएटर में। और मैं हूं विभोर जैन, रास कला मंच से। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं रास कला मंच के अंडर काम कर रहे और मेरे को आर्टिस्ट अतुल उत्तम राव आड़े। अतुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में। और मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपने बारे में बताएं और रास कला मंच में जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ और रास कला मंच में आने से पहले मैंने 4 साल पहले वहाँ से थिएटर किया था, नागपुर से। और मुझे जब पता चला कि रास कला मंच में वैकेंसीज है तो मैंने यहाँ अप्लाई किया। मेरे लिए जगह, लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ की भाषा सब नई थी, तो एडजस्ट होने को थोड़ा टाइम लगा। लेकिन वहाँ के थिएटर में और यहाँ के थिएटर में मुझे बहुत अंतर लगा। जैसे वहाँ पे मराठी भाषा में, कल्चरल लैंग्वेज में किया जाता है, बोला जाता है, तो हिंदी में भी और वहाँ की हिंदी में थोड़ा फ़र्क मुझे लगा। जी, तो अभी तक का मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा या फिर आपको क्या लगता है कि आप इस तरह आगे हिंदी में काम करना चाहेंगे या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज मराठी में ही आगे थिएटर कंटिन्यू करना चाहेंगे? हिंदी में काम करना तो इच्छा है मेरी, लेकिन एज एन एक्टर मैं खुद को किसी भाषा में बाध्य नहीं करना चाहता। जैसे यहाँ आने के बाद, हरियाणा आने के बाद, मैंने ज़िंदगी में कभी हरियाणा नहीं बोली थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे हरियाणा सीखने का मौका मिला, हरियाणवी में नाटक करने का मौका मिला, लोगों से बात करने का मौका मिला, उनके साथ घुलने मिलने का मौका मिला, लोग नए थे। तो अगर मान के चलते हैं कि आगे चल के मुझे कोई नई भाषा में, नई मूवी में, साउथ मूवी में या फिर पंजाबी में भी काम करने का मौका मिलता है, मैं ज़रूर करना चाहूँगा। ना ही सिर्फ हिंदी मूवी में, मराठी में भी, पंजाबी में भी, हरियाणवी में भी मैं ज़रूर करना चाहूँगा। तो जैसा कि आपने कहा कि आप हर लैंग्वेज में काम करने में इच्छुक है, बट एक इसमें मुझे लगता है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, क्योंकि जिस कल्चर से आप आते हैं, आप बिल्कुल अपोजिट लैंग्वेज अगर सीखते हैं तो जाहिर सी बात है पहले आप उस पर कमांड लेंगे चीज़ों की, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है भाषा सीखने के बाद उतनी अच्छी तरह से उसको डिलीवर करे। तो क्या आपको लगता है कि बजाय इसके कि मैं इतनी सारी लैंग्वेजेस में काम करने के, मैं अपने ही रीजनल लैंग्वेजेस पर मेरी पकड़ है मराठी, मैं उसमें ही क्यों ना जल्दी काम करूँ ताकि मुझे जल्दी जो है तरक्की मिले या चीज़ें मेरे हाथ में आएँ? ऐसा मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर ये एक प्रोसेस भी है। अगर आप कोई अदर लैंग्वेज में काम करते हैं तो एज एन वो आपकी प्रोसेस में है कि आप उस लैंग्वेज को समझे, उस लैंग्वेज को सीखे। जैसे यहाँ पे मैंने एक नाटक किया था रेजांगला, वहाँ पे हरियाणवी बोली बोलनी थी, तो हमें जो टाइम दिया गया था नाटक को प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसमें एक प्रोसेस ये भी थी कि हम यहाँ की भाषा को समझे और उससे बोले। उसके लिए जो भी प्रोसेस हुई, जो भी एक्टिविटीज़ हुई, तो एज सेम प्रोसेस मैं किसी और लैंग्वेज को भी अप्लाई करूँगा। अगर मुझे साउथ में कोई मूवी मिलती है या फिर कोई नाटक मिलता है तो सेम प्रोसेस मैं वहाँ पे भी अप्लाई करूँगा। तो ये तो चलता रहेगा प्रोसेस जो है। तो अभी मैं इस लैंग्वेज में काम करूँगा, तो आगे चल के अगर कहीं और मुझे प्रोजेक्ट में काम करूँगा तो मैं, जाहिर सी बात है कि उसमें भी सीखने के लिए मैं अपना टाइम तो दूंगा ही दूंगा। ठीक है। तो जैसे कि रास कला मंच का जो प्रोसीजर है ये एक फुल टाइम थिएटर रेपेट्री है। तो आप, हम लोग जो भी आपके साथ, मैं हूँ, जो भी को आर्टिस्ट है, हम लोग सभी एक साथ रहते हैं, सब अलग अलग जगह से आते हैं और फुल टाइम हम थिएटर और उसी से रिलेटेड जो भी है काम भी करते हैं, एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह एज एन आर्टिस्ट थिएटर को फुल टाइम देना सही है करियर के लिए, या फिर जो कल्चर मैंने देखा है, सपोज मैंने दिल्ली में कल्चर देखा है कि थिएटर पार्ट टाइम करा जाता है और बिसाइड्स में या तो कैमरा या फिर कोई भी अपनी अदर जॉब कर रहा होता है, मतलब थिएटर को पार्ट टाइम ही रखा जाता है कि 2 से 3 घंटा, 4 घंटा मैक्सिमम सीखना। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह थिएटर को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर ये तरीका बेस्ट है कि उसी माहौल में रहना? हालांकि इसमें ये भी एक चीज़ है कि अर्निंग का स्कोप थोड़ा सा कम हो सकता है क्योंकि थिएटर में ज़्यादा है नहीं अर्निंग। तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी आप ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहेंगे रेपेट्री में या किसी? रेपेट्रीज में तो आपको सैलरी मिलती है, लेकिन प्रोफेशनल ग्रुप्स की बात अगर मैं करूँ या फिर अदर ग्रुप्स की बात करूँ या फिर मेरे दोस्तों की बात करूँ, तो थिएटर करने के लिए भी
आपको अर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आप दिल्ली से निकल के मुंबई में अगर आप थिएटर करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए और भी सर्वाइवल के लिए आपको इनकम की ज़रूरत है। सेम एज इट इज़ आपको थिएटर करने के लिए भी इनकम की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर एक टाइम डिसाइड करते हैं कि मैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक थिएटर करता हूँ, वैसे देखा जाए तो ये एक्टिंग 24/7 प्रोसेस चलती रहती है। अगर आप कोई एक्ट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आप अपने को एक्टर से डिस्कस करते हैं कि मैंने ये चीज़ ऐसे की तो ये सही था, नहीं, तो जो भी ये चलती रहेगी। लेकिन एज अ इनकम सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको आपका साइड जो कोई भी इनकम सोर्स है, फिर आप सोशल मीडिया में करते हैं या फिर अदर जॉब करते हैं, वो आपको साथ लेकर चलनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका मतलब आगे क्या प्लान है? थिएटर ही कंटिन्यू करना है, सीखना है, या फिर कैमरा की तरफ भी आपका कोई रुझान है? आप आगे कैमरा के लिए देख रहे हैं? बाय द वे मैं ये चीज़ थोड़ा मैं सोचता हूँ आपको देख के कि आपका अच्छा पर्सनालिटी है, अच्छी हाइट है, अच्छा खासा रंग रूप है, तो क्या आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर इन केस एक्टर नहीं तो क्या मॉडल या मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा आपने अपने लिए कुछ ऐसा सोचा है कभी साइड में? एज अ मॉडलिंग तो कभी नहीं। थिएटर में मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने आप में बहुत कमियां मुझे दिखी है और उन कमियों को पूरा करने में मुझे अच्छा भी लगता है कि जब हम एक्ट करते हैं तो सामने से जो प्रतिक्रियाएं आती हैं कि कभी कभी को एक्टर से भी आ जाती है कि आप में ये कमी रह गई, अपनी ये कमी रह गई, तो इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरी आगे चल के भी इच्छा है कि मैं मीडिया में भी काम करूं, लेकिन मेरी ये भी इच्छा है कि मैं थिएटर के साथ जुड़ा रहूं। मैं नए नए नाटकों में, नए नए कहानियों में, नए नए एक्टरों के साथ काम करूं और उनके साथ सीखूं, मुझे ग्रोथ करने का मौका मिले। जी, तो अभी तक जो मेरी आपसे बात हुई तो उसमें मैंने ये जाना कि आप सीखने के लिए बहुत इच्छुक हैं और यही आपका एम है कि आप थिएटर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें करियर की, फैमिली की, तो क्या फैमिली का इस पे प्रतिक्रिया है कि आप इस तरह फैमिली से दूर रहकर थिएटर कर रहे हैं? क्या उनका सपोर्ट है? और कैसे आप फाइनेंशियली आगे थिएटर करते हुए ही सपोर्ट उनको कैसे करेंगे? क्या आपने इसके बारे में कुछ ऐसा सोचा है? जैसे फैमिली का सपोर्ट तो मुझे है, लेकिन कभी कभी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं जो मुझे उनको साथ लेके चलना होता है, क्योंकि मेरे घर में मैं सबसे छोटा हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है, तो वो चीज़ें वहाँ एडजस्ट हो जाती है क्योंकि जहाँ मेरी ज़रूरत होती है वहाँ पे मेरा भाई वो कमियाँ पूरी कर देता है। लेकिन अगर मैं अकेला होता तो जाहिर सी बात है मेरी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती अपने परिवार के थ्रू। मेरे परिवार की भी मेरे प्रति काफ़ी इच्छाएं रहती कि जो मैं उनकी पूरी करूं। तो ये एक इसके जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी फैमिली मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिंग है, इस वजह से मैं एक्टिंग कर पा रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ अभी तक टिका हुआ। ओके, बेसिकली आप उन लकी स्टूडेंट्स में से हैं एक्टिंग के लिए जिनको सपोर्ट मिल जाता है घर से, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब आप ये बताइए कि आगे के जो हैं क्या मतलब प्लान्स है? राज कला मंच का आपका जो टेन्योर है, आई थिंक इस चलो के बाद आपका ओवर होने वाला है, तो इसके बाद आपने क्या सोचा है? आप यहाँ रहना चाहेंगे या किसी और रेpertory में जाएंगे, या फिर कैसे, मतलब क्या आप आगे सोच रहे हैं अपने लिए? राज कला मंच आने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। मुझे मैनेजमेंट सीखने को मिला, किस तरह से मतलब ऑन स्टेज ही नहीं, आप स्टेज के पहले भी क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से चीज़ें मैनेज की जाती है। जैसे हमारा एक फेस्टिवल भी होता है, तो फेस्टिवल के को मैनेज करने के पहले ही कुछ दिनों के पहले से कैसी तैयारियां की जाती हैं, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ सीखने को मिली। लोग मिले, अलग अलग प्रांतों से लोग आए थे, कोई दिल्ली से आया था जैसे आप, कोई यूपी से आया था, कोई झारखंड से आए थे, तो सब लोगों के पास अपनी अपनी क्वालिटीज़ थी। वो सभी चीज़ें मुझे यहाँ रहते हुए सीखने को मिली। अपने अपने अंदर की कमियां भी मुझे पता चली कि मुझे किस कमियों पे काम करना है, क्या कमी है मुझ में। इन सब कमियों को दूर करते हुए मैं आगे और काम करना चाहूँगा। तो अभी जैसे ये चलो थिएटर फेस्टिवल है हमारा, तो इसका दूसरा दिन है आज, तो अभी तक कैसा आपका सफ़र जा रहा है और आगे क्या आपको लगता है? आपने कल जैसे एक नाटक भी देखा, प्रेम रामायण, आज एक आप बाहर का प्रोडक्शन देखने वाले हैं, लूना, जो कि पंजाबी थिएटर है, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है इस फेस्टिवल को लेकर और कैसा अभी तक आपका फेस्टिवल गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
फेस्टिवल हम हमारी सभी टीम जो है, हम चाहते हैं कि फेस्टिवल बहुत बढ़िया हो, जितने भी लोग आए, गेस्ट आए, वो सभी संतुष्ट हो हमारे फेस्टिवल को लेके। हमारे सर जो है, रवि सर, हमारी पूरी टीम, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है फेस्टिवल को लेके। फेस्टिवल के पहले से ही जो प्रोसेस चल रही है हमारी, जो तैयारियां चल रही है उसको लेके, और मुझे पूरा यकीन है फेस्टिवल आगे भी, जैसे कल का ही नाटक जो प्रेम रामायण हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था, लोगों का काफ़ी बढ़िया प्रतिसाद हुआ था, तो आगे भी जो बाकी दिन बचे हैं वो बहुत बढ़िया से जाएंगे, बहुत प्रतिक्रियाएं मिलेगी, लोगों की वाहवाही मिलेगी, मुझे पूरा यकीन है। चलिए, आज का जो है बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो है भविष्य एक्टिंग में उज्जवल हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। थैंक यू। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।